सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रिएक्शन इंटर, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इक्वल्स टू आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो जो लेस अमाउंट रहेगा वो होगा क्या? सॉल्यूट। जो मोर अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा? आपका सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन के अंदर में जो लेस अमाउंट होगा वो होगा सॉल्यूट, और जो होगा, जो मोर अमाउंट रहेगा वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे देखिए आपका एनसीईआरटी बुक में एक टेबल है, जैसे सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैसियस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड और गैस गैस, एक टेबल करके दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक के अंदर में। उस टेबल का एग्जाम्पल याद रखिए, क्योंकि वहां से भी एक क्वेश्चन होता है। क्या मैं बोला समझ में आया? आप एनसीईआरटी बुक खोलिए, एनसीईआरटी बुक के अंदर में देखिए सॉल्यूशन का चैप्टर में स्टार्टिंग में ही एक सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस ऐसे करके एक टेबल दिया हुआ है और उसके साथ एग्जाम्पल दिया है। उस टेबल को याद रखिए, उस टेबल से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन में क्या खास जरूरत है? आपका परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं, उस फॉर्मूला को आप भी याद कर लीजिए। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन और परसेंटेज ऑफ मास, कुछ भी बोलिए, मतलब जिसका परसेंटेज ढूंढना पड़ेगा उसका मास बाय टोटल मास। जैसे सोचिए यहाँ पर ए बी एक कंपोनेंट है, ठीक है। ए बी कंपोनेंट का आप ए का मास ढूंढेंगे, मास परसेंटेज ढूंढेंगे, तो मास ऑफ ए बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100, ठीक है। ए हो गया आपका जिसका मास ढूंढना है उसका मास बाय टोटल मास, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर ए वाला क्या हो गया आपका W बाई W, मतलब क्वेश्चन के अंदर में आप देखेंगे ऐसे W बाई W करके दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसे मास परसेंट से वेंट ऑफ फैक्टर रिलेटेड करके क्वेश्चन आएगा, मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर रिलेट करके ऐसे मास परसेंटेज देके क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे 5% H2SO4 बोल रहा है, तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर में H2SO4 का अमाउंट है 5% और 95% क्या है आपका? वाटर है, यही है। उसके बाद क्या आएगा? वॉल्यूम देके आएगा, ठीक है। ए मास परसेंटेज और मतलब जैसे ही परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन W बाई V होगा, तो मतलब यहाँ पर मास ऑफ ए, मतलब जिसका ढूंढ रहे हो, मास ऑफ ए बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मतलब टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। और एक तो क्या होता है आपका? V बाई V होता है, मतलब परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन वॉल्यूम से बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मास वॉल्यूम ऑफ ए बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े हो, तो ए वाला मास परसेंटेज के ऊपर जो आ रहा है ए 3 ठो, क्योंकि ए वाला 3 ठो से मास परसेंटेज जैसे 5%, 10%, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी सॉल्यूशन बोला तो वो वेंट ऑफ फैक्टर रिलेट करके इस साल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप लोग मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका कुछ क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होगा आपका गिवन मास, जो मास दिया रहेगा बाय टोटल मास। तो मतलब मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मोलर मास। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होने के बाद आपका क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन। मतलब सोचिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन, जैसे ए बी एक कंपोनेंट है, ए का नंबर ऑफ मोल्स Na और बी का नंबर ऑफ मोल्स Nb, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक से का मोल फ्रैक्शन ढूंढना है, तो मतलब Na बाई
Na प्लस Nb, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जैसे XB का क्या हो जाएगा, NB बाई Na प्लस NB, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन ढूंढना है उसका नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ऑल टाइम, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑल टाइम कोई भी कंपोनेंट का लेस देन 1 होगा। मोलारिटी इक्वल्स टू, आप इस फॉर्मेट में याद रखिए, W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। तो यहाँ पर W2 क्या हो रहा है आपका सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास। W1 क्या हो रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ ए वाला हो रहा है आपका सॉल्वेंट, और M1 हो रहा है आपका सॉल्यूट का मोलर मास, ठीक है, और M2 हो रहा है आपका सॉल्वेंट का मोलर मास, ठीक है। तो ए वाला हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, ए वाला मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जहां पर फॉर्मूला यूज होगा मैं ए वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मतलब क्या हुआ, 1000 ml सोल्यूशन के अंदर में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वो क्या हो जाएगा आपका मोलारिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी सीबीएसई बोर्ड में ऐसे डायरेक्टली नहीं है, बट आपको जानना पड़ेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लिखा तो इंटू 1000 होगा। तो ए वाला आपका हो गया नॉर्मेलिटी, मतलब जहां पर मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स हो रहा था, ठीक है, यहां पर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आप जानते हो, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी, मतलब एटॉमिक वेट जो रहेगा बाय वैलेंसी, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा आपका, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, और लिखिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लिखने से बाय हो जाएगा, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, आया समझ में। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मास बाय इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट जो गिवन मास रहेगा, मास बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये वाला आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसके बाद आएगा आपका मोलालिटी, ठीक है, क्या आएगा आपका मोलालिटी आएगा, मोलालिटी मतलब ए वाला आएगा, मोलालिटी मतलब इसको स्मॉल m देख के डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर में जो जो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, जैसे यहां पर हो जाएगा W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा W1। यहां पर क्या था आपका ए वाला, यहां पर वॉल्यूम होगा, ठीक है, यहां पर आपका W1 ए वाला मोलालिटी हो रहा है, ठीक है। ए वाला कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, नॉर्मेलिटी मोलारिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट मोलालिटी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इतना ही फॉर्मूला आपको यहां से जानना है। इसके बाद मोलालिटी हो गया, और देखिए नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन क्या है, जैसे जिसका वैलेंसी 1 होगा और नहीं तो जिसका n फैक्टर 1 होगा, जैसे NaCl, NaOH, HCl, उसका क्या होता है n फैक्टर 1 होता है, तो मतलब उसका नॉर्मेलिटी और मोलारिटी इक्वल होगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला आप जानते हो, और ए वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, जो प्रैक्टिकल रिलेटेड करके जो आप प्रैक्टिकल में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, और N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, ठीक है। और इसका इक्वेशन फॉर्मेट में जो आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू MV, और क्या आएगा N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल्स टू NV, ठीक है, ये वाला आएगा। और मैंने क्या बोला, जिसका वैलेंसी सेम रहेगा, मतलब जिसका n फैक्टर 1 होगा, उसका नॉर्मेलिटी मोलारिटी इक्वल होगा, ये वाला बात आपको याद रखना होगा। क्या, जिसका वैलेंसी मतलब n फैक्टर, जैसे HCl, NaOH, NaCl, और मतलब जितना
कंपाउंड है जिसका वैलेंसी 1 होगा उसका नॉर्मेलिटी और मोलारिटी इक्वल होगा। ये वाला बात याद रखिए। का सॉल्युबिलिटी मैं कुछ चीज इंपॉर्टेंट लाइन लिख के रखा हूं जहां से आपको एमसीक्यू और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है आपका सॉल्युबिलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो मतलब सॉल्युबिलिटी में आपका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर में जितना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वही होगा आपका सॉल्युबिलिटी। तो मतलब क्या बोल रहा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द स्पेसिफाइड, मतलब यहाँ पर 100 ग्राम आपका बुक में देखेंगे, बट आपको टेम्परेचर, ये जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर ए वाला ये आपको याद रखना हो, ठीक है। मतलब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा? यहाँ पर क्या क्या सॉल्युबिलिटी किसके साथ सॉल्युबिलिटी है, मतलब कौन सा टाइप होता है? बोल रहा है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड सॉलिड के अंदर में लिक्विड के अंदर में सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है। तो क्या क्या फैक्टर आएगा? फर्स्ट बोल रहा है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसे जो मतलब आपको पता है, मैं पहले भी ऐसा लाइन बोला हूं, पोलर सॉल्यूट सॉल्वेंट इजीली डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर इजीली डिसॉल्व होगा, बट पोलर नॉन पोलर इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। तो मतलब वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल के अंदर में सॉल्ट जैसे NaCl, कॉमन सॉल्ट NaCl इजीली डिसॉल्व होगा, बट वाटर के अंदर में ऑयल डिसॉल्व नहीं होगा। आप क्या याद रखेंगे? लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर इजीली डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर इजीली डिसॉल्व होगा, बट पोलर नॉन पोलर इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी में क्या बोला था? स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मतलब फिक्स टेम्परेचर में कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज होगा। क्या बोल रहा है? डिसोल्यूशन प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक क्या होता है? जहां पर डेल पॉजिटिव, जहां पर आपको हीट देना पड़ता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मतलब बाहर से आपको हीट देना पड़ेगा, तो मतलब डेल एच ग्रेटर देन 0, नहीं तो डेल एच पॉजिटिव हो रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। क्या बोल रहे हैं? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज राइज इन टेम्परेचर। डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जहां पर डेल एच क्या होगा? नेगेटिव, मतलब डेल एच गेट लेस देन 0 होगा, ठीक है। वहां पर क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस लाइन से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आएगा। सॉल्युबिलिटी कैसे टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करेगा? आपको क्या याद रखना होगा? एंडोथर्मिक होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, टेम्परेचर राइज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ये पॉइंट याद रखना होगा। इफेक्ट ऑफ द pressure does not have any significant effect on solubility of solid in liquid। so क्योंकि सॉलिड लिक्विड के ऊपर प्रेशर इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही गैस आ जाएगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर, जैसे ही सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर में कोई भी गैस या सब्सटेंस आ गया, तो आपका प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड। पहले क्या था? लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ पर गैस इन लिक्विड। फर्स्ट है हेनरीज लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हेनरीज लॉ आप जानते हो, partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas X। तो मतलब यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P equals to KH into X। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। X क्या है? मोल फ्रैक्शन। P क्या है? पार्शियल प्रेशर। तो ये वाला हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कांस्टेंट एंड डिफरेंट इन डिफरेंट गैस इन पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब KH टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब टेम्परेचर चेंज होने से हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा। तो मतलब फिक्स टेम्परेचर में हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स रहेगा, टेम्परेचर चेंज होने से हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है हायर वैल्यू ऑफ KH। ए वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। KH एट द गिवन प्रेशर लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ए वाला लाइन असर्शन रीजन करके जो क्वेश्चन होता है वहां पर पूछ सकता है, देख के आपको बोल सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन के में। क्या बोल रहा है? हायर वैल्यू, मतलब KH का वैल्यू हायर होगा एट गिवन प्रेशर द लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड।
मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का जैसे प्रेशर फिक्स रहेगा, केएच का वैल्यू हायर होने से क्या बोल रहा है, के हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट द गिवन प्रेशर लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसियस लिक्विड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या बोल रहा है, ए डिसोल्यूशन इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रिंसिपल द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये वाला असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन के अंदर में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए राउल्स लॉ आ रहा है, इट इज स्टेटेड दैट द सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid partial vapor pressure of each component of the solution directly proportional to the mole fraction present in। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैसे आप ए वाला P1 इक्वल्स टू X1 इक्वल्स टू P01, P1 क्या है पार्शियल प्रेशर पर कंपोनेंट 1 और P2 क्या हो रहा है आपका X2 P01 जीरो मतलब, और P0 जो भी बोलिए, जो आपका मन चाहे वो ही बोलिए, P0 भी बोल सकते हो, P0 भी बोल सकते हो। P0 क्या है आपका प्योर स्टेट में आपका पार्शियल प्रेशर, और P1 क्या है, P क्या है आपका सॉल्यूशन के अंदर में जहां पर सॉल्यूशन मिक्स्ड हो गया, तो आपका P1 प्लस P2 क्या होगा, X1 P01 प्लस X2 P02 ये वाला होगा, ठीक है। मतलब टोटल प्रेशर क्या हो रहा है, इस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। राउल्स लॉ का और एक तो चीज आएगा जो आप ये वाला फॉर्मूला जानते हो, जैसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो मैं बाद में बोल रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में। यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा राउल्स लॉ सॉलिड इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर में क्या होगा, ये वाला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आएगा। रिलेटिव में फॉर्मूला को जस्ट लिख रहा हूं क्योंकि अभी पूरा डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला याद है। देखिए आप जो न्यूमेरिकल करने का टाइम में आप फॉर्मूला लिख के उसके बाद वैल्यू पुट करना मतलब करते हो ना, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS बाई P0 ऐसा होता है फॉर्मूला, इक्वल्स टू क्या होता है X2 मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मतलब प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बाई प्योर स्टेट का, ये वाला होता है लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या होता है वाला आपका लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। और एक टोटल को बोलता है आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आया समझ में, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो ए वाला हो गया सॉलिड इन सॉल्यूशन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है सॉल्यूशन का आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए मैं एक बात बोल रहा हूं, अच्छे से सुनिए, आपका एनसीईआरटी बुक का पेज खुलिए, पेज के अंदर में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, उसका मैक्सिमम मिनिमम, ये जो मैं 5 वर्ड बोल रहा हूं, उस 5 वर्ड में क्या क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसी पेज से ही आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। क्या बोला मैंने, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्स लॉ ओबे करेगा, ठीक है, वो होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ए वाला फॉर्मूला मतलब PA इक्वल्स टू P0A इंटू XA और PB इक्वल्स टू P0B इंटू XB, ठीक है। एनसीईआरटी पेज के अंदर में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोप मिक्सचर, मैक्सिमम और मिनिमम, सबका क्या क्या पॉइंट याद रखना होगा, एग्जाम्पल भी याद रखना होगा, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्स लॉ ओबे करता है। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में क्या होता है, बोल रहा है AB इंटरेक्शन इक्वल्स टू AA एंड BB इंटरेक्शन। ए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो मैं जो आइडियल सॉल्यूशन का जो इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ए वाला लाइन क्या है, AB, ए क्या है, सॉलिड हो सकता है सॉल्वेंट, B सॉल्यूट सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा, सॉलिड सॉलिड मतलब ए वाला लाइन आप याद रखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो यहां पर AB करके बोला है, ए वाला इंटरेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, किसके साथ, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट
इंटरेक्शन, इस फॉर्मेट में भी आपको पूछ सकता है। देखिए यहां पर ए बी करके बोला है, आपका एनसीईआरटी बुक में देखेंगे इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब आप क्या याद रखेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इक्वल्स टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब ए बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। ये होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ ओबे करेगा, और ए वाला लाइन याद रखना होगा, डेल एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, डेल बी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए 3 पॉइंट आपको मतलब ए वाला एक पॉइंट मतलब 4 पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन के लिए याद रखना होगा। क्या है आइडियल सॉल्यूशन के लिए याद रखने के लिए, राउल्स लॉ ओबे करेगा, ए बी इंटरेक्शन इक्वल्स टू ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन, पी ए इक्वल्स टू P0A इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल्स टू P0B इंटू एक्स बी, डेल एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, डेल बी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, आपका हो गया आइडियल सॉल्यूशन, है ना, याद रहेगा ना। तो चलिए, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा ग्राफ आपका बुक में देखेंगे, ए वाला ए कंपोनेंट है, ए वाला बी कंपोनेंट है, यहाँ पर एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर एक्स बी इक्वल्स टू 1, एक्स बी एक्स ए इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर। तो और यहां से आपका और एक तो लाइन, ये वाला हो गया आपका राउल्स लॉ, और एक तो लाइन कहां से आएगा, मैं गलत लिख रहा हूं, ठीक है। आपको ए वाला लाइन याद रखना है, यहां से एक लाइन आएगा, यहां से एक लाइन आएगा, ठीक है। ए वाला क्या है आपका पी ए मतलब टोटल है, ठीक है, और ए वाला यहां पर आपका P0A, ये वाला आपका P0B, ठीक है। ये वाला ग्राफ याद रखना होगा, मतलब कोई भी बेंड नहीं रहेगा, ऊपर भी नहीं रहेगा, नीचे भी नहीं रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, वही होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो राउल्स लॉ ओबे नहीं करेगा, मतलब पी ए नॉट इक्वल्स टू P0A इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल्स टू P0B इंटू एक्स बी, मतलब सिंपल वर्ड में एक बात क्या है, राउल्स लॉ ओबे नहीं करेगा, वो होगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या है, दो टाइप है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन इंटरेक्शन, मतलब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ए बी इंटरेक्शन लेस देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या है, ग्रेटर देन है, ए बी इंटरेक्शन ग्रेटर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन में आपका, यहाँ पर कोई कुछ लिखा हो नहीं, ठीक है, देखिए पी ए ग्रेटर देन P0A इंटू एक्स ए होगा, ठीक है, पी बी ग्रेटर देन P0B इंटू एक्स बी, डेल एच मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी का चेंज ग्रेटर देन 0, डेल बी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, ये हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन। इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मैं यहां पर छोटा करके ड्रॉ करके दे रहा हूं, ये वाला है पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर से जाएगा, सेम ग्राफ आ रहा है पॉजिटिव। और नेगेटिव में क्या होगा, पी ए लेस देन P0A इंटू एक्स ए, पी बी लेस देन P0B इंटू एक्स बी, डेल एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल भी मिक्सिंग लेस देन 0। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो वर्ड लाइन लिखा हूं यही इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे याद रखेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ ओबे नहीं करेगा, तो मतलब जहां पर ए बी इंटरेक्शन, देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जैसे ही पॉजिटिव बोल रहे हो वहां पर इंटरेक्शन लेस देन हो रहा है, ठीक है, और जैसे ही आप नेगेटिव बोल रहे हो
ए बी इंटरेक्शन ग्रेटर देन हो रहा है, ये याद रखने का तरीका। उसके बाद सारा क्या होगा, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन लेस देन ए इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन, पी ए ग्रेटर देन पी जीरो ए इंटू एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी जीरो बी इंटू एक्स बी, डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल बी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। नेगेटिव में क्या है याद रखेंगे, ए बी इंटरेक्शन ग्रेटर देन ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन, पी ए ग्रेटर देन पी जीरो ए इंटू एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी जीरो बी इंटू एक्स बी, डेल बी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। हो गया, देखिए 30 सेकेंड के अंदर में आपको मैं बोल दिया हूं। तो ये वाला आपका पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव, और इसका ग्राफ इसका ऐसे होगा, ये वाला ऐसे लोअर पार्ट से जाएगा, नीचे से होगा, ठीक है। इसके बाद एजियोटोम मिक्सचर, जो लाइन इंपॉर्टेंट है वही लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास बुक में, आप देख नहीं पा रहे हैं तो यहाँ से लिख लीजिए। देखिए the mixture of the liquid which boil at constant temperature like pure liquid and possess same composition of component of a liquid as well as vapor phase are called the constant boiling mixture। ये वाला लाइन ही आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्या होगा, mixture of the liquid at constant temperature of pure liquid and possess same composition। क्या है, composition same है, constant temperature है, liquid as well as vapor phase is called the azeotrope mixture। दो तो टाइप है, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, they form are those liquid pair which show the positive deviation for ideal behavior। मिनिमम में पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम में नेगेटिव डेविएशन। क्या बोल रहा है, देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप, क्या बोल रहा है, लिक्विड पेयर which show the positive deviation from ideal behavior, इथेनॉल वाटर मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप मिक्सचर क्या है, दे आर फॉर्म दोज लिक्विड पेयर व्हिच शो नेगेटिव डेविएशन। देखिए सबका उल्टा हो रहा है, क्या बोल रहा है, मिनिमम जो हो रहा है वहां पर पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, जहां पर मैक्सिमम हो रहा है वहां पर नेगेटिव डेविएशन ऑफ आइडियल गैस आ रहा है। और एग्जाम्पल भी आपका यहाँ पर मैं नाइट्रिक एसिड एंड वाटर मिक्सचर बोला हूँ, आपका एनसीईआरटी बुक में देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, नहीं तो जो दिनेश का बुक पढ़ता है उसके अंदर में टेबल करके दिया हुआ है, ठीक है। जो भी आप देख रहे हो अच्छे से तो हो गया। तो इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजियोटोप मिक्सचर, उसका मैक्सिमम मिनिमम। आप मेरे बात से मैं जो बोला हूं आपको समझ में आ गया तो एनसीईआरटी बुक खुल के एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहां से 2026 में मास्ट क्वेश्चन आएगा। तो चलिए नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मास डिपेंडेंट और नॉट नेचर ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट का मास के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। चार तो टाइप है, क्या है आपका, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। और क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चार्टो याद है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चार्टो का मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, आप उसके थ्योरी। ऑस्मोटिक प्रेशर से बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, उसका भी एनसीईआरटी में छोटा करके ऐसे दिया हुआ है, वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या बोला, आइसोटोनिक जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और उसके साथ इसका एग्जाम्पल भी पढ़ के रखिए, यहां से केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, क्या देखे हो आप,
तो P0 माइनस PS बाई P0 इंटू X2, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में डेल TB इक्वल्स टू आपका KB इंटू M क्या होता है मोलालिटी, KB इक्वल्स टू मोलालिटी मतलब W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1, ठीक है। और डेल TF फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है KF इंटू M, और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या आप पढ़ते हो पाई CRT, ठीक है। ये चार्टो फॉर्मूला फॉर किसके लिए है, फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है। वोलाटाइल होगा तो इसके साथ वेंट ऑफ फैक्टर ऐड हो जाएगा। तो मतलब आप क्या याद रखेंगे, जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा तो उसके साथ वेंट ऑफ फैक्टर I अटैच नहीं होगा, मतलब नहीं रहेगा। और जैसे ही वोलाटाइल सॉल्यूशन बोलेगा तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर ऐड करना है। मतलब जैसे ही आप इसको वेंट ऑफ फैक्टर मतलब एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, जिसका मोलर मास देखिए आपका बुक में दिया हुआ है एबनॉर्मल मोलर मास मतलब जिसका मोलर मास 23 होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली आपका आ रहा है 22 पॉइंट समथिंग, नहीं तो 23 पॉइंट समथिंग, मतलब ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आया। नेक्स्ट तो मैं फॉर्मूला बोल दिया, तो कैसे सॉल्यूशन के अंदर में क्वेश्चन के अंदर में मतलब मैथ्स करने के टाइम में मतलब न्यूमेरिकल करने के टाइम में सॉल्यूशन चैप्टर का वेंट ऑफ फैक्टर कब यूज होगा, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन रहेगा वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर यूज नहीं होगा। वोलाटाइल सॉल्यूशन बोलेगा तो सारा फॉर्मूला के आगे वेंट ऑफ फैक्टर I ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, बोल रहा है व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू द सब्सटेंस, ए वाला हो रहा है सो द एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन आइडियल और सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर I देखिए डिनोट होता है, देखिए आपका बुक में एक्सपेरिमेंटल करके और नहीं तो ऐसे दिया हुआ है आपका बुक में, देखिए वेंट ऑफ फैक्टर के अंदर में जो वैल्यू याद रखना होगा, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर डिलीट करके आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप वेंट ऑफ फैक्टर में क्या याद रखेंगे, I इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मोलर मास बाई एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, ठीक है, ऑब्जर्व मोलर मास, ठीक है। और एक तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन करके है, जैसे I ग्रेटर देन 1 होगा तो सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और I लेस देन 1 होगा तो सॉल्यूशन अंडरगो एसोसिएशन। तो आप क्या याद रखेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर I ग्रेटर देन 1 होगा तो एसोसिएशन होगा, क्या नहीं ग्रेटर देन 1 हुआ तो डिसोसिएशन होगा। वेंट ऑफ फैक्टर I ग्रेटर देन 1 हुआ तो डिसोसिएशन होगा सॉल्यूशन का, और लेस देन 1 होगा तो एसोसिएशन होगा। ये वाला वर्ड आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन के अंदर में आंसर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा मतलब एमसीक्यू के अंदर में। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन में डिसोसिएशन पहले बोल रहा हूं, मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे, डिसोसिएशन मतलब अल्फा डिसोसिएशन क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर देखिए फॉर्मूला याद है I माइनस वन n माइनस वन, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब अल्फा एसोसिएशन क्या होगा I माइनस वन बाई n माइनस वन, यही होता है ना, 1 माइनस I होगा, ठीक है, 1 माइनस I और बोलिए 1 माइनस 1 बाई n, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन के लिए ए वाला फॉर्मूला और डिसोसिएशन के लिए ए वाला फॉर्मूला। और वेंट ऑफ फैक्टर ढूंढने का तरीका जो है आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, ठीक है, इसको डिसोसिएशन किया तो Na प्लस Cl माइनस हो रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कितना आयन है, 2 आयन है, तो NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर I इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। मतलब शॉर्ट तरीका क्या है, कोई भी कंपाउंड जैसे डिसोसिएट कितना नंबर ऑफ
आयन में डिसोसिएट हो रहा है उसका टोटली क्या होगा, वेंडर फैक्टर। ठीक है, जैसे एसिडिक एसिड बोल रहा है CH3COOH, जैसे ये वाला डिसोसिएट हो रहा है CH3COO नेगेटिव माइनस H पॉजिटिव, दो तो आयन में डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पर, तो मतलब 2 आयन आ रहा है तो इसका वेंडर फैक्टर होगा 1। ठीक है, ऐसे ही याद रख सकते हो। जैसे और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसको डिसोसिएट हो रहा है तो Ca2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आयन कितना आ रहा है, आयन 3 आ रहा है, तो वेंडर फैक्टर आपका 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, नहीं हुआ? फर्स्ट जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए वेंडर फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां से न्यूमेरिकल आएगा वेंडर फैक्टर डिलीट करके। तो कोई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर क्या होगा बोल पाएंगे? आप लोग करिए, मैं भी करूंगा आप लोगों के साथ। क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन if the vapor pressure of the pure water at 298 Kelvin 23.8। कौन सा फॉर्मूला देके होगा? यहाँ पर क्या पूछा है, आप क्या देख रहे हो, वेपर प्रेशर बोल रहा है आपको, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। कैसे होगा आप बोल पाएंगे? PA इक्वल्स टू क्या होता है, P0A इंटू XA। तो ए वाला है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्या है ये वाला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और P0A क्या है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। X क्या है, XA क्या है, मोल फ्रैक्शन। यहां पर क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया बोल दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WA, मास ऑफ सॉल्यूट W2 लिखिए, ए बोल रहा हूं तो यहां पर WB लिखिए। WB इक्वल्स टू बोला है आपका 30 ग्राम। ठीक है, यूरिया का मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, बोला है आपका WA इक्वल्स टू बोला है 846 ग्राम। ठीक है, आप इसका मोल फ्रैक्शन ढूंढना होगा पहले, मतलब XA, तो मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पहले यूरिया और वाटर का नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना होगा, क्योंकि उसका वैल्यू बोल दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब NaNB, मतलब यूरिया आपका लिख रहा हूं यहां पर, क्या होगा WB/MB। नंबर गिवन मास क्या है यहाँ पर आपका 30, यूरिया का मोलर मास क्या होगा 60, क्योंकि NH2CO NH2, इसका मोलर मास हो रहा है 60, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है। तो टोटल कीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल एटॉमिक मास को ऐड करने के बाद मोलर मास आएगा 60। तो यहाँ पर आपका 60 हो गया, तो कितना वैल्यू आ रहा है 1/2, मतलब 0.5 आ रहा है क्या ना। इसके बाद Na, जिसको सॉल्वेंट है मतलब वाटर है, तो मतलब WA/MA। ठीक है, तो यहां पर WA क्या होगा 846 ग्राम बाई MA वाटर का 18, इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा आपका 47 आएगा। देखिए 47, तो दो ठो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो आपको क्या ढूंढना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब WXA। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर Na/Na प्लस NB। ठीक है, Na क्या हुआ 47 प्लस 0.5, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा 0.99। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके रखा हूं, क्योंकि कंटिन्यूअस क्लास के लिए आपको बोलने के लिए मैं ऐसे करके रखा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला में सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, प्योर स्टेट में
वेपर प्रेशर क्या बोला है 23.8 इंटू एक्स, ए हो रहा है आपका 0.99, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा आपका 23.5 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या बोला है वेपर प्रेशर, लास्ट ईयर हिंडीज लॉ से न्यूमेरिकल आया था, इस साल वेपर प्रेशर से ऐसा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन is prepared by the dissolving 10 gram of non-volatile solute in 200 gram of water. It has vapor pressure of 31.84 millimeter of Hg at 308 Kelvin. ठीक है, calculate the molar mass of the solute of vapor, calculate vapor pressure बोल दिया है वाटर का, तो कैसे होगा, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए क्या बोला है 10 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो वोलाटाइल बोलेगा तो वेंटो फैक्टर यूज होगा, तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के डिफरेंस क्या है पता है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल आप कैसे याद रखेंगे, जो सॉल्यूशन नॉर्मल टेम्परेचर में वेपर स्टेट में चला जाएगा वो हो जाएगा वोलाटाइल, जो वेपर स्टेट में नहीं जाएगा वो होगा नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल क्लियर हुआ। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या गिवन दिया हुआ है वो पहले देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करने का एक प्रोसीड्यूर है, जो गिवन दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या कैलकुलेट करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आप लोग देके जा रहे हो, हर न्यूमेरिकल में आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मस्ट मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड में मतलब बोर्ड में स्टेप मार्किंग है, जैसे ही आप सही फॉर्मूला लिखेंगे आपका कैलकुलेशन गलत हुआ, आंसर सही नहीं है, बट फॉर्मूला और वैल्यू पुट करने के लिए मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पुट करने के लिए आपको मार्क्स देगा। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो आपको हाफ मार्क्स मतलब काट के बाकी का जो मार्क्स है दे देगा। ठीक है, तो जो भी है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है 10 ग्राम ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो मतलब आपका यहाँ पर W2 बोल दिया है, W2 बोला है 10 ग्राम। ठीक है, W1 कितना ग्राम बोला है 200 ग्राम। ठीक है, क्या बोला है 200 ग्राम, और वेपर प्रेशर मतलब P2 बोल दिया है। ठीक है, मतलब नहीं प्योर स्टेट में PS बोला है, इट हैज द वेपर प्रेशर, PS बोला है आपका 31.84 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, और P0 बोला है आपका 32 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये वाला बोल दिया है। तो आपको ढूंढने के लिए क्या बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मतलब W2, यहां पर आप फॉर्मूला क्या जानते हो, ए वाला फॉर्मूला जानते हो, P0A माइनस PS, मतलब P01 लिखिए यहां पर P01, ठीक है, नहीं तो P0 लिखिए बाई P0। ठीक है, तो यहां पर X2 होगा, तो यहां पर 1 लिखिए, X2 मतलब N2 बाई N1 प्लस N2, और सॉल्यूशन क्या है यहां पर देखिए 200 ग्राम वाटर और 10 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो देख क्या लगेगा सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो मतलब वेरी वेरी लेस देन होगा, मतलब आप यहां पर लिखेंगे ए वाला लाइन N2 बाई N1, उसके बाद लिखेंगे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो रहा है W2 बाई M2 बाई W1 बाई M1, तो आपका फॉर्मूला ऐसे आ गया। यहाँ पर P0 का वैल्यू पुट कीजिए, इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, P0 क्या है आपका 32 माइनस P01 है आपका 31.84 बाई आपका 32। ठीक है, और W2 यहाँ पर क्या हो रहा है आपका W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका
यहाँ पर आप इसका भी वैल्यू पुट कीजिए। W2 का वैल्यू बोला है 10 ग्राम और M2 आपको ढूंढना होगा और M1 क्या है, यहाँ पर वाटर बोला है तो 18 होगा और W1 हो रहा है आपका 200। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद M2 जो आएगा आपका 180। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। आया समझ में? किसी का कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ए वाला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 298 केल्विन बोल दिया है। प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पीएच ढूंढने के लिए बोल रहा है। 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बोला है, मतलब सॉल्यूट का वेट बोल दिया है और डिसॉल्व इन 50, मतलब यहाँ पर देखिए W2 बोला है 20 ग्राम, मतलब ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का है और W1 बोला है आपका 500 ग्राम वाटर का है, ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पर P0 बोला है 17.536 और PS को ढूंढना है, ठीक है। PS का वैल्यू क्या होगा, तो आप फॉर्मूला ये वाला जानते हो, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी देखिए 500 ग्राम और 20 ग्राम डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो आप N2 बाई मतलब X2 इक्वल्स टू N2 बाई N1 प्लस N2। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे N2 बाई N1 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। यहाँ पर सारा वैल्यू पुट करिए, देखिए PS का वैल्यू आ रहा है, PS का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। PS का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, PS का वैल्यू सारा वैल्यू पुट करने के बाद 17.44 होगा, 466 मिलीमीटर आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करिए, सेम प्रोसीड्योर में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास बोल दिया है और सॉल्वेंट का मतलब W2 क्या बोला है आपका 60 ग्राम, ठीक है। W1 बोला है आपका 250 ग्राम, ओके। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर में, ग्लूकोज बोला है, मोलर मास बोल दिया है और आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF ढूंढना है। क्या ढूंढना है, TF का वैल्यू क्या होगा, आप फॉर्मूला में क्या जानते हो, डेल TF इक्वल्स टू KF इंटू M, ठीक है। यहाँ पर KF का भी वैल्यू बोल दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ये वाला बोला है, ठीक है। तो डेल TF इक्वल्स टू आप क्या जानते हो, कौन सा पहले होगा, T0 पहले होगा, T0 माइनस TF, मतलब T0F माइनस TF इक्वल्स टू आपका KF इंटू M। M क्या होता है, मोलालिटी, तो M क्या है आपका, मोलालिटी है, ठीक है। तो इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1, ओके। तो यहां से आपको TF को ढूंढना है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट इसको डेल TF रख के पहले डेल TF ढूंढना, लास्ट में माइनस कर रहे तो उसका भी आंसर सही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या क्या वैल्यू आप जानते हो, मैं इसको पहले लास्ट में करूंगा, पहले डेल TF रखिए ऐसे। तो KF का वैल्यू बोल दिया है, KF का वैल्यू क्या है 1.86 इंटू W2 बोल दिया है 60 ग्राम, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ बोल दिया है 180 ग्लूकोज और 1000 बाई W1 क्या है आपका 250, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना वैल्यू आएगा, वैल्यू क्या आएगा केल्विन में 2.84, ठीक है, 2.48 केल्विन आएगा, ठीक है। और T0F माइनस TF इक्वल्स टू 2.48,
तो TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका T0F माइनस 2.48। तो T0F का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए T0F प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट T0F, देखिए प्योर स्टेट में क्या होगा, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा 273 केल्विन। ठीक है, क्या आएगा 273 माइनस 2.48 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 270.12 नहीं 52 270.52 केल्विन। आया समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड। देखिए यहां पर मैंने क्या ढूंढा, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से दो टाइप न्यूमेरिकल है। एक क्या है, आपको टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढने के लिए बोलेगा, नहीं तो डेल TF ढूंढने के लिए बोलेगा, नहीं तो उसका मोलर मास ढूंढने के लिए बोलेगा, मतलब M2, और नहीं तो OH ढूंढने के लिए बोलेगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहां पर क्या बोला है, मास ऑफ द कंपाउंड मतलब W2 का वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहा है। M2 का वैल्यू बोला है 256 ग्राम पर मोल बोल दिया है, डिजोल्व इन 75 ग्राम, तो मतलब W1 बोल दिया है आपका 75 ग्राम। ठीक है, बोल रहा है बेंजीन टू लोअर फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल TF बोल दिया है, बोला है 0.848 केल्विन, और KF का वैल्यू बोल दिया है। तो आपको ढूंढने में कुछ दिक्कत होगा क्या? क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए डेल TF इक्वल्स टू क्या होता है, KF इंटू M, तो मतलब KF इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, देखिए यहां पर एक थोड़ा सा एक ट्रिक्स याद रखिए, जहां पर जिस वैल्यू को ढूंढना है उसको एक साइड में लेके आइए, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए। आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हुआ तो आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे को यहाँ पर ढूंढना है W2, तो W2 को इस साइड में लेके सारा जो वैल्यू है दूसरा साइड में कर दीजिए, तो मतलब W2 इक्वल्स टू आपका क्या होगा, तो मतलब डेल TF इंटू M2 W1 इंटू M2 बाई यहां पर KF आ जाएगा इंटू W2 इंटू 1000। देखिए इस स्टेज के बाद मतलब मैं फॉर्मूला जो जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने बोला है मैं एक साइड में रख दिया, और ज्यादा जितना और भी बचा हुआ है सबको एक साइड में रख दिया। इसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स देगा। आप सही वैल्यू पुट किया तो मतलब डेल TF की क्या है 0.48, W1 क्या है आपका 75, और M2 256 बाई KF क्या बोला है यहाँ पर 5.212, W2 क्या बोला है यहाँ पर, ये वाला W2 नहीं होगा सॉरी 1000, W2 तो ढूंढने के लिए बोला है, तो इंटू 1000 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब कैलकुलेशन में आप गलत भी किया, यहां तक कर दिया तो आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो यहां पर इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.8 ग्राम। आया समझ में? यहां पर क्या बोला है 5% आपका सॉल्यूशन बोला है। ठीक है, 5% का मतलब क्या है, 5% सॉल्यूशन बाय मास बोला है, तो मतलब आपका W2 है 5 ग्राम और W1 है आपका 95 ग्राम। ठीक है, तो मतलब W2 5 ग्राम मतलब ये वाला क्या है आपका कैन शुगर है, ओके, और 95 ग्राम आपका वाटर है। आया समझ में? 5% ऑफ सॉल्यूशन बोल जो यहां पर दिया हुआ है, आपको क्या ढूंढने के लिए, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आपको डेल TF ढूंढने के लिए बोला है। बट यहां पर जो इंफॉर्मेशन बोला है फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कैन शुगर, वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट इतना केल्विन, और प्योर स्टेट में बोल दिया है। तो डेल TF क्या होगा आपका,
डेल टी एफ तो यहाँ पर बोला है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बोला है। डेल टी एफ देखिए यहाँ पर क्या होता है, T0M माइनस टी एफ। तो T0F यहाँ पर क्या बोला है, 273.15 माइनस 271 केल्विन। तो इसके बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, 2.15 केल्विन डेल टी एफ, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से बोल रहे हैं। इसके बाद देखिए ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर स्टेट इतना, तो आपको कैलकुलेट द डेल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन। तो इसका वैल्यू जो है m, आप क्या जानते हो, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, तो मतलब के एफ इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। ठीक है, ए वाला दिया हुआ है। तो आपको के एफ को पहले ढूंढना है। तो के एफ को ढूंढने के लिए यहां पर मोलालिटी, देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, के एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। तो डेल टी एफ हो गया आपका 2.15, के एफ का वैल्यू नहीं बोला है यहाँ पर, इंटू W2 बोल दिया है आपका 5 ग्राम, M2 है आपका ग्लूकोज नहीं, यहाँ पर 5% इन कैन शुगर इन वाटर बोला है। देखिए यहाँ पर वाटर बोला है, ठीक है, और आपको मोल फ्रैक्शन ढूंढने के लिए बोल रहा है ग्लूकोज और कैन शुगर के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर 5 ग्राम बोला है, और M2 हो जाएगा आपका कैन शुगर का कितना बोला है, 342 इंटू 1000 बाई आपका W1 क्या है, 95 ग्राम, ये वाला हो रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका ए जो मोलालिटी है, ए वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो के इंटू आपका आएगा 0.154। तो मतलब आपका एम का वैल्यू कितना आया, तो के एफ इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका 2.15 इंटू 0.154। तो इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू जो आएगा आप ऐसे ही रखिए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर से यूज होगा। तो आपको मोलालिटी पता है, मोलालिटी ऑफ द, ए वाला पहले क्या था, वाटर था, और आपको कुछ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढने के लिए बोल रहा है ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, कैन शुगर का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब कैन शुगर इन वाटर और ग्लूकोज इन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप केएफ का वैल्यू ढूंढ लिया हो, क्योंकि केएफ ए वाला कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर डेल टी एफ को मिल गया, वहां से आप केएफ ढूंढ लिया। इसके बाद आप ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो मोलालिटी ऑफ द ग्लूकोज क्या होगा, मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज मतलब यहाँ पर आपका W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। तो यहाँ पर ए वाला क्या है, ए वाला जो मोलालिटी निकल आया था, ए वाला कैन शुगर का था। ठीक है, कैन शुगर का था। तो यहाँ पर W2 ग्लूकोज का 5, ग्लूकोज का कितना वेट बोला है, 5% बोला है ग्लूकोज, यहाँ पर 5%, तो 5 ग्राम ही होगा बाई M2। ग्लूकोज का मोलर मास क्या है, 180 इंटू 1000 बाई W1। ग्लूकोज इन वाटर 95 ग्राम होगा, क्योंकि दो तो केस में क्या है, 5% सॉल्यूशन है। एक है कैन शुगर इन वाटर और एक है ग्लूकोज इन वाटर। कैन शुगर इन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया है, आपको ढूंढने के लिए बोल रहा है ग्लूकोज इन वाटर इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्लूकोज इन वाटर। तो इसका मोलालिटी ए वाला आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा 0.292 मोलर। ठीक है, तो इसके बाद आप डेल टी एफ ढूंढ पाएंगे ग्लूकोज के लिए। मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, डेल टी एफ ग्लूकोज। ठीक है, पहले का था कैन शुगर का, तो मतलब यहाँ पर के एफ इंटू एम। ठीक है,
एम पहले ही हम लोग ढूंढ लिया हूं, तो डेल टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर के एफ का वैल्यू यहाँ पर आधा कैलकुलेशन करके रख दिया था, 2.15 बाई 0.154 इंटू एम क्या यहाँ पर ढूंढा 0.292, 0.292 इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 4.08 केल्विन। और आप क्या जानते हो, डेल टी एफ माइनस डेल टी जीरो एफ माइनस टी एफ इक्वल्स टू 4.08। आपको टी एफ ढूंढना है, टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी जीरो एफ माइनस 4.08, तो मतलब 273.15 माइनस 4.08, तो आपका वैल्यू क्या आएगा 269.07, तो मतलब 269.07 केल्विन। ठीक है, आया समझ में?